हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलडब्ल्यू क्लासेस। आज है 19 अक्टूबर और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर, उत्तराखंड में ब्रिंग इन यूसीसी बाय नवंबर 9, पैनल सबमिट्स ड्राफ्ट टू सीएम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आया हुआ है कि उत्तराखंड 9 नवंबर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये कोड क्या है? एक सिंगल कोड ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। सिंगल कोड किससे रिलेटेड होगा? आपका डायोर्स, ठीक है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस डायोर्स, मेंटेनेंस और भी जो मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं, सिंगल लॉ होगा। मतलब अभी क्या है कि इस्लाम के लॉज अलग होते हैं, सिख लॉज अलग होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, बट अब क्या होगा, इसको जो इम्प्लीमेंट करेगी कोई भी स्टेट, तो अब सिंगल लॉ फॉलो किया जाएगा, ठीक। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में। तो 44 कैसे याद करना है? जैसे 4 और 4 क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे याद हो जाएगा 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना है जिसने, मतलब जो ये लॉ लेकर आई है, जिसने ये लॉ पास किया है, ठीक, उत्तराखंड। और बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो गोवा, पोर्तुगीज़ ने बहुत पहले, मतलब लाइक इंडिपेंडेंस के बहुत पहले ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक। तो बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक। तो ये पहली न्यूज़ हुई। दूसरी न्यूज़ है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट होने वाला है 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर में। कहाँ पर? रशिया में, ठीक। रशिया में होने वाला है, कज़ान में, ठीक, कज़ान में होने वाला है। और इसमें हम लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स नहीं था, ये था ब्रिक, BRIC, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो पहले ब्रिक था, ठीक। ये ब्रिक्स कब बनता है? जब साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है इसमें 2010 में। बट पहली जो सबमिट हुई है ब्रिक्स की, वो हुई है ये कातिनबर्ग, रशिया में, ठीक। और 2010 को जब साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो इसका नाम ब्रिक, तो एकातिनबर्ग में सिर्फ ब्रिक 4 कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया था। और अगले जब साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट लाइक मेंबर बन जाती है तो इसका जो है चेंज हो जाता है नाम और हो जाता है ब्रिक्स। और साउथ अफ्रीका 2011 से ऑनवर्ड्स पार्टिसिपेट करती है समिट्स में, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है हमें। और इसके अलावा हम ब्रिक्स जब देख ही रहे हैं तो रशिया के बॉर्डर स्टेट्स देख लेते हैं। रशिया में होने वाला है कज़ान में। तो रशिया के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, इधर से चालू करते हैं। तो यहाँ पर फिनलैंड, फिर इसके बाद यहाँ पर एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यहाँ पे लिथुआनिया इस वजह से क्योंकि ये छोटा सा पार्ट जो है रशिया का है, ठीक है। यहाँ से पोलैंड भी लगा हुआ है और लिथुआनिया भी लगा हुआ है और बेलारूस तो यहाँ से लगा हुआ है मेनलैंड से, फिर यूक्रेन। इसके बाद हम देखते हैं तो कजाकिस्तान। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान यहाँ पे नहीं है, ये कजाकिस्तान है क्योंकि यहाँ से बॉर्डर लग जाता है, कजाकिस्तान। और इसके बाद यहाँ पर मंगोलिया है, फिर नॉर्थ कोरिया और चाइना, ठीक है। यहाँ पर और ध्यान देंगे कि इस जगह पर तो यहाँ अज़रबैजान है, ठीक है, ये है अज़रबैजान, ठीक। और यहाँ पर जॉर्जिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ को एक बार हम और ध्यान देंगे। तो कितनी सारी कंट्रीज़ हो गई? फिनलैंड, एस्तोनिया, यहाँ पर आपका हो गया लातविया,
और लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ठीक, इसको ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। यूएफसी के अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है ये, और रशिया का एक प्लेयर है खबीब, आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ से मैंने ट्रिक बनाया। यूएफसी जो गेम है, यूएफसी गेम का प्लान बी नॉर्थ कोरिया के साथ है। ठीक है, ये ट्रिक में नहीं है, ये साइलेंट है। ठीक है, ये साइलेंट है, बस ये है नॉर्थ कोरिया के साथ है। तो यू से यहाँ पे यूक्रेन, ठीक है, एफ से यहाँ पे ध्यान देंगे सारी कंट्रीज़ के बाद में, एफ से फिनलैंड, ठीक, सी से चाइना, जी से जॉर्जिया, देखा आपने, ए से अज़रबैजान, एम से मंगोलिया, और ई से है एस्तोनिया, पी से है आपका पोलैंड, यहाँ एल से है लिथुआनिया, ए से है अज़रबैजान एक हो गया है, ये ए साइलेंट है, ये ए साइलेंट है। ठीक है, यहाँ एन से है आपका नॉर्थ कोरिया, नहीं है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। ये एन से आपका है यहाँ पर प्लान है, तो एक एन हमारा बचा हुआ है, तो यहाँ पर एन है आपका ये नॉर्वे, देखिए यहाँ पर ऐसे ये है नॉर्वे। ठीक है, तो ये एक एन हो गया आपका नॉर्वे। ठीक है, तो प्लान बी से बेलारूस, और प्लान बी क्या है, नॉर्थ कोरिया। तो ये यहाँ पर ध्यान देना, नॉर्थ कोरिया तो हो ही गया यहाँ पर, ये के साथ है, के से क्या हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। तो कंप्लीट हो गया यूएफसी गेम प्लान बी। ठीक है, प्लान बी में ए साइलेंट है, प्लान बी नॉर्थ कोरिया के साथ है, ठीक, के में साथ है जो है वो साइलेंट है, के से आपका कजाकिस्तान। तो ये ट्रिक हो गया। इसमें और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स समिट हो गया है, और यहाँ पर एक और न्यूज़ थी, एमपी में ही एक रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना है कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिल्ली रिकॉर्ड सेकंड वर्ड्स क्वालिटी इन कंट्री, ठीक, एयर क्वालिटी इन कंट्री। अभी ध्यान देंगे कि दिल्ली में GRAP स्टेज 1 जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है अक्टूबर 15 से। तो GRAP जो ये प्लान है, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो GRAP प्लान ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है, ये इमरजेंसी मेजर्स थे। ठीक है, जब एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती तो इसको हम मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, दिल्ली NCR रीजन में ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था GRAP मेजर्स को 2016 में, और केस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में GRAP मेजर्स लाए गए थे। ठीक है, ध्यान देना होगा कि ये 2021 से अब GRAP मेजर्स को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, CAQM। ठीक, CAQM एक बॉडी है, वो इम्प्लीमेंट करेगी। इससे पहले कौन कर रहा था, EPCA जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड। अभी कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, CAQM। ठीक, अभी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जो फर्स्ट जो है इम्प्लीमेंट किया है, इसमें क्या होता है कि जब मॉडरेट टू पुअर कंडीशन हो जाता है, ठीक है, तो इसमें एक्शन क्या क्या लिया जाता है, जैसे स्टॉप गार्बेज बर्निंग, इम्पोज हैवी फाइन्स, इन्फोर्स पॉल्यूशन रेगुलेशंस, और इसमें और देखते हैं तो पीरियोडिक मैकेनाइज्ड रोड्स स्वीपिंग, प्लाइंग ऑफ विजिबली पॉल्यूटिंग व्हीकल, जो भी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको सबको स्टॉप करना, रोकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन डाइवर्जन बैन ऑन क्रैकर्स इन्फोर्स किया जाएगा। इंश्योर फ्लाई एश पॉन्ड्स आर वाटर्ड एवरी, ठीक है, फ्लाई एश पॉन्ड्स वाटर किया जाएगा हर ऑल्टरनेट डे में। ठीक, यूज़ ऑफ एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म पीपल एंड रजिस्टर कंप्लेंट्स। दूसरी कैटेगरी अभी तक नहीं किया गया, ये 15 अक्टूबर से पहली कैटेगरी अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी अगर किया जाएगा, वेरी पुअर कंडीशन अगर आ जाएगा तो स्टॉप कर दिया जाएगा डीजल जो जेनसेट्स हैं, जनरेटर्स, और इनहेंस पार्किंग फ़ी बाय 3-4 टाइम्स, इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विसेज को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। स्टॉप यूज़ ऑफ कोल, फायरवुड और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। इसके अलावा इशू ऑफ मीडिया अलर्ट्स एंड एडवर्टाइजर्स। तीसरी कंडीशन सीवियर जब आएगी तो इसमें क्लोज हॉट मिक्स प्लांट्स, स्टोन क्रशर्स,
शट डाउन बदरपुर पावर प्लांट को शट डाउन कर दिया जाएगा, ठीक। मैक्सिमाइज जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस बेस्ड प्लांट से जनरेट किया जाएगा पावर, और इंटेंसीफाई किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ रोड और स्प्रिंकलिंग की जाएगी वाटर की। फोर्थ कैटेगरी इमरजेंसी जब आएगी उसके लिए, और इसमें क्या क्या किया जाएगा, स्टॉप एंटरिंग ऑफ ट्रक्स एक्सेप्ट दोज कैरिंग एसेंशियल कमोडिटी, स्टॉप किया जाएगा कंस्ट्रक्शंस और इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑड इवन स्कीम विदाउट एग्जेम्पशंस, ठीक है। टास्क फोर्स टू डिसाइड एडिशनल स्टेप लिए जाएंगे। तो ये ब्रीफ में था GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यहाँ पे GRAP जो कि फर्स्ट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आगे देखते हैं न्यूज़। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आया था, नीडा। तो ये बस दिमाग में रखना है कि 1991 को नीडा जो है बनाया गया था, 1991 को। और आगे न्यूज़ है बाईपोल्स। बाईपोल्स क्या होते हैं? बाईपोल्स होते हैं जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी या और भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जब किसी भी MLA या मेंबर की, जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, या रेजिग्नेशन दे देता है, तब कराया जाता है बाईपोल्स, ठीक। वैकेंट सीट हो जाती है तब बाईपोल्स कराए जाते हैं। और आगे इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही तक है। एक न्यूज़ यहाँ पे भी था, जो अभी लेडी जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ नया स्टैचू जो है डिज़ाइन किया गया है। इसको डिज़ाइन किया है विनोद गोस्वामी ने, ठीक है। ये पढ़ाते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट इन दिल्ली, और ये एक एम था इसका, डीकोलोनाइज करना था लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। जो अभी नया है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये नया 6 फुट टॉल स्टैचू है इन द जजेस लाइब्रेरी, और इज़ ऑफ अ साड़ी क्लैड वुमेन, साड़ी लाइक इस वुमेन ने लाइक साड़ी पहना हुआ है विद नो ब्लाइंड फोल्ड। अब ब्लाइंड फोल्ड नहीं है ये, होल्डिंग स्केल, हाथ में स्केल है, इंस्टेड ऑफ द स्वॉर्ड अब कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अब हाथ में तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। तो ये चेंजेस किए गए। अब यहाँ पर इसका मीनिंग यहाँ पे भी है कि लॉ अब ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। इट्स इज़ एवरी वन इक्वली, तो इसका यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट इसके बारे में था। इसके और न्यूज़ में क्या है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक और है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट या कह लो आपकी फिजिशियन थे जिनको लाइक नोबेल प्राइज़ जो है नॉमिनेट किया गया था पर दिया नहीं गया था। जैसे SN बोस है, सत्यनाथ बोस। तो इनको क्वांटम स्टैटिक्स इन्होंने काम किया था और डेवलप किया था बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है, जिसको आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोसॉन बोलते हैं, इनके नाम पर ही बना है। इनको 7 बार नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद देखते हैं मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा को अगर हम देखें तो ये एस्ट्रोफिजिस्ट थे, इन्होंने साहा इक्वेशन को डेवलप किया था, डिसाइफरिंग, ढूंढा था इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार्स, ठीक है। इन्होंने ढूंढा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार्स। इनको 7 बार इनको भी नॉमिनेट किया गया था पर मिला नहीं। होमी जहांगीर बाबा, ये फादर ऑफ इंडियाज़ एटॉमिक प्रोग्राम बोला जाता है इनको, हमारे लाइक फादर हैं एटॉमिक जो प्रोग्राम है हमारा इंडिया का, 3 स्टेज एटॉमिक प्रोग्राम है। और ये लाइक ही प्रोवाइडेड फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ भाभा स्कैटरिंग। भाभा स्कैटरिंग क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है। भाभा स्कैटरिंग इंटरैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन के बीच में, ठीक। इनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं GN रामचंद्रन। तो केमिस्ट्री डिसिप्लिन में इनको दिया गया, मतलब नॉमिनेट किया गया था। इन्होंने किया था स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर। 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था। और आज जो अभी 2024 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही दिया गया है, जो कि बेस था इसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। 3D जो डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर है। TR शेषाद्री जो केमिस्ट्री में, इनको भी नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज वर्क स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स दैट इम्पैक्ट देयर पिगमेंटेशन एंड फ्लेवर। तो इन्होंने काम किया था सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स, ठीक है, जो इम्पैक्ट करते हैं कलर या पिगमेंटेशन और फ्लेवर प्लांट का, ठीक। इसके बाद
उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नॉमिनेट किया गया था। ट्रॉपिकल डिजीजेस पे इन्होंने काम किया था। पर्टिकुलरली आज हम देखते हैं डिस्कवरी और ट्रीटमेंट ऑफ काला आज़ार। ठीक, जो काला आज़ार है इसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, ट्रीटमेंट ऑफ काला आज़ार। ये एक डिजीज़ है जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है। ठीक, इसके बाद अभी देखते हैं कि जो हमारे यहाँ अभी दिया गया है 1930 में फिजिक्स में CV रमन को दिया गया है। ठीक, ओनली सच ऑनर दिया गया है अभी तक। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट कौन कौन से जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है? हरगोविंद खुराना इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1968 में। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया है। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया है 1983 में। और वेंकटरमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, तो बट ईच वन ऑफ दी साइंटिस्ट डिड देयर वर्क आउटसाइड इंडिया। तो इन्होंने इंडिया के बाहर काम किया है, ये ध्यान भी देंगे। ठीक है, एंड नन ऑफ देम वॉज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम दे वॉन प्राइज। तो ये इंडियन रिलेटेड जो इंडियंस हैं, जो इंडियन रिलेटेड है, मतलब उनका रिलेशन इंडिया से, तो इनका सिटीजनशिप उस समय नहीं था जिस समय इनको दिया गया। ठीक, इंडिया का सिटीजनशिप नहीं था इन लोगों का, तो ये ध्यान में देंगे। अच्छा, कौन कौन से रीज़न बताए जाते हैं क्यों हमारे यहाँ से इतने ज़्यादा साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है? तो यहाँ पे बताया गया इन एडिक्वेट अटेंशन टू बेसिक रिसर्च पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं। लो लेवल्स ऑफ पब्लिक फंडिंग, हम देखते हैं कि पब्लिक फंडिंग या बजट से बहुत कम ही पैसा दिया जाता है जो साइंस या R&D के लिए। ठीक, ऑब्स्ट्रक्टिव, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन और अनइमेजिनेटिव ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, इमेजिनेशन जो कि यहाँ पे बोला जाता है काफ़ी कम है ब्यूरोक्रेसी में रिलेटेड टू R&D। और एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राइवेट रिसर्च को प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनको इंकरेजमेंट नहीं मिलता। ठीक, ऑल राउंड डीके इन रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़। रिसर्च कैपेबिलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ की भी काफ़ी डीके हो रही है, कम हो रही है लगातार। ठीक है, और ये सारे रीजंस हैं लोग साइंटिफिक जो पोटेंशियल है वो सफोकेट क्यों हो रहा है या कम क्यों हो रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो इस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।